गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एन स्क्वायर कोचिंग्स। आज हम जो अपना लेक्चर है वो होगा आरएसी का, जिसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज से हम इससे पहले जो हमने कर लिया था वो था आपका जो रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो, उसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग क्या होती है, उसके साथ आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है और जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे COP, ठीक है। COP जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसको निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक। तो आपको याद रखना है ये जो COP है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके, ना केवल आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनमें पूछा जाएगा, बल्कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके अंदर COP का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि COP के किस तरीके से आपको डिफाइन करना होता है। COP की डेफिनेशन देगा, फिर बताएगा ये क्या चीज़ है। उसके साथ साथ आपसे COP के न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत आपको यूज़ करने में, मतलब उनको यूज़ करने आना चाहिए, और आपको COP निकालने आना चाहिए किसी की, अगर आपको डेटा दिया गया तो। इसी आपके न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और साथ में इसके जो थ्योरी है वो ही पूछी जाती है। तो देखिए COP हम अगर बात करना चाहें तो COP से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने थर्मोडायनामिक्स की सही से पढ़ी हो तो आपको थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉ पता होंगे। तो उसमें से सेकंड लॉ से पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ यानी जिसको बोलते हैं द्वितीय नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको ये पता है तो आपको, क्योंकि जो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है ये आपका सेकंड लॉ पर ही डिपेंड है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर ही आधारित है। तो आपसे पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है इसमें से जो रेफ्रिजरेशन है वो किस नियम पर आधारित है, तो आपको वो बताना पड़ेगा उसमें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, यानी कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर हमारा जो रेफ्रिजरेशन है वो आपका बेस्ड है। तो देखिए आपका जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या बोलता है। देखिए अगर हमारे पास देखिए ये हमारा है हीट सोर्स, एक है हीट सिंक, इसको बोलते हैं हीट सिंक, इसको बोलते हैं हीट सोर्स, और ये हमारा हीट इंजन, ठीक है ना, हीट इंजन। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनामिक्स ये था हमारा हीट इंजन के लिए कि हीट इंजन में हम क्या करते थे, जो हीट सोर्स होता है, हीट सोर्स मतलब ऐसा एक निकाय है जहाँ से हम कितनी भी हीट ले लें लेकिन उसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पर है और हमने यहाँ से निकाली Q1 हीट, तो हम क्या करेंगे, हीट इंजन से हम वर्क करेंगे। जैसे आपका पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, तो वो क्या करता है, आपको मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। तो हीट लेकर, यानी कि जो आपको पेट्रोल जलता है उससे हीट लेकर इंजन क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। वर्क में कन्वर्ट करने के बाद कुछ हीट वो आपको डेसिपेट कर देता है, मतलब छोड़ देता है, या जो जैसे आपके एग्जॉस्ट गैस होती है उसमें निकल जाती है कुछ हीट, तो यहाँ से मान के चलिए Q2 हीट वो निकाल देता है। और ये जो हीट सिंक है, हीट सिंक ऐसा सोर्स है जिसमें आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाए, यानी कि जिसमें कितने भी आप हीट डालते जाए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। देखिए हीट सोर्स, इसको बोलेंगे हम हीट सोर्स, हीट सोर्स, इसको बोलते हैं हम हीट सिंक। तो इसमें हमारे कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। अब हीट इंजन हमारा क्या करता है, देखिए Q1 यहाँ से हीट लेता है और वर्क प्रोड्यूस करता है, और कुछ Q2 हीट जो है जो बच जाती है उसको बाहर छोड़ देता है। तो ये हमारा हीट इंजन था। अब जो सेकंड लॉ पे जो बेस था वो था आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता था, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके टेम्परेचर है वो हमेशा लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। अगर आपने क्या किया, एक गर्म पानी का ग्लास रख दिया अपने रूम में, तो वो थोड़ा ठंडा होगा थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने बर्फ में से, सॉरी आपने क्या करा, कोई ठंडी वस्तु रखी और वो और ज़्यादा ठंडी हो गई। जैसे आपने पानी रखा और या ठंडा पानी रखा, वो थोड़ी देर बाद बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। यानी हमारा क्या होता है,
कि जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। समझ में आ रहा है आपके? अगर आपने क्या करा, हाई टेम्परेचर पर कोई गिलास रखा, हाई टेम्परेचर पर मतलब गर्म पानी का गिलास रखा और उसको आपने रूम में छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ठंडा पानी का गिलास रखा तो वो गर्म होगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा और ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो आपका सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें, देखिए सेकंड लॉ पे पहले तो मैं आपको बताया रेफ्रिजरेटर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है वो देखिए। ये हमारा मान के चलिए हीट सिंक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये है हमारा हीट सिंक, ये हीट सोर्स। हम इस पे वर्क करेंगे। देखिए सेकंड लॉ ने क्या बोला, अगर आप फर्स्ट लॉ मतलब इसको फर्स्ट वाले को देखेंगे, हीट इंजन को देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, Q1 हीट वो लेता है हीट सिंक से और Q2 पर रिलीज कर देता है। जहां पे आपका T1 इज ग्रेटर देन होता है T2, यहाँ पे T1 ज्यादा है तो मैंने बोला हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर अपने आप ही फ्लो करेगी हीट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको करना है कि ये जो हीट सोर्स है इसका टेम्परेचर मान के चलो T2 और T2 इज लेस देन है T1 के। बात वही है, अभी भी वही चीज है कि T1 इज, यहाँ पे अगर इसका T1 टेम्परेचर है, इसका T2 है, T मैंने लिख ही दिया, तो T2 होना चाहिए लेस देन T1। लेकिन ये क्या होगा, अपने आप इसमें से हीट आके इस पे, देखिए जैसे इसमें हीट आ रही है और ये गर्म होगा, इसी तरीके से यहाँ से हीट आएगी, ये गर्म होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका टेम्परेचर को कम रखना है, हमें इसके टेम्परेचर को कम रखना है। तो हम टेम्परेचर को कम कैसे रख सकते हैं, हम इस पर क्या करें, यहाँ से हीट निकालते जाएं, यहाँ से हीट निकालते जाएं, उस पर वर्क करें। कोई मशीन है, रेफ्रिजरेटर क्या होती है, एक मशीन होती है, और यहाँ से हीट Q1 हीट इसके अंदर डाल दें, यानी कि जो सिंक है उसमें और ज़्यादा हीट भर दें। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हीट निकालेंगे तो क्या वो ठंडा होता जाएगा। जिस स्पेस में से हम हीट निकालेंगे, हीट खींचेंगे, तो हीट किसके फॉर्म में होती है, टेम्परेचर के फॉर्म में होगी। तो टेम्परेचर यानी उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड लॉ वर्क करता है। अब ये सेकंड लॉ हमारा कहता क्या है, तो आपको सेकंड लॉ नहीं आएगा एग्जाम में क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो कि हीट कभी भी आपको पता है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर तो जाती है, लेकिन यदि हमें हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर भेजना है तो हमें उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि मशीन पर कार्य करना पड़ेगा। इसमें हमें हीट इंजन से क्या होता था, मशीन से कार्य मिलता था। आपको ऐसा नहीं था कि जो इंजन है, जो आप पेट्रोल इंजन जो आप यूज करते हो उसमें आपको वर्क नहीं करना पड़ता। इंजन वर्क करता है, इंजन चलता है, उससे आपकी मोटरसाइकिल या जो भी आपकी गाड़ी होगी वो चलेगी, तो वहां पर आपको वर्क मिलता है। लेकिन इसमें हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका कंप्रेसर लगा होता है, तो वो क्या करता है, उसमें वर्क इनपुट करता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट केवल तभी भेज सकते हैं जब हम उस मशीन पर वर्क करें, और इस मशीन पर वर्क कौन करता है, मोस्टली कंप्रेसर करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो सेकंड लॉ क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम सीओपी की बात करेंगे तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए तीनों चीजें बताता हूँ आपको भी। देखिए आप भी अपने नोटबुक में इस तरीके से बना लीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको केवल आपके डिप्लोमा का सेमेस्टर है उसको क्लियर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट इंजन की, फिर हम बात करेंगे हीट पंप, और फिर हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीट इंजन को ऊष्मा इंजन बोलेंगे, ऊष्मा इंजन, इसको बोलेंगे हम ऊष्मा पंप को पंप भी बोलते हैं, और यहाँ इसको बोलेंगे हम रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक ठीक है, जो ठंडा करने काम में आता है। अब देखिए हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। अब हीट इंजन में हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया, आपको ये डायग्राम याद रखने अच्छी तरह। अगर आपको डायग्राम पता चल गए तो आपको फॉर्मूले अपने आप पता चल जाएंगे, आपको डायग्राम याद रखनी है। हम क्या देखिए हीट इंजन में हम क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया Q1 T1 टेम्परेचर पर कोई हीट सोर्स है, यहाँ से हम Q1 हीट निकालेंगे और इसको हीट इंजन में भेजेंगे, ये हमको वर्क करके देगा। इसी तरीके से आपको याद रखना जैसे बोल रहा हूँ, और जो बची हीट होगी वो यहाँ से हम फेंक देंगे किसमें, हीट सिंक। ठीक है ना, ये सिंक
ये सोर्स, ये होगा आपका T2 टेम्परेचर पर, और T2 विल बी लेस देन T1। T2 में से किससे, T1 से कम होगा। अब हम बात करते हैं हीट पंप की। अब देखिए हीट पंप हमारा क्या करता है, हीट पंप में हम क्या करेंगे, हीट सोर्स ये हमारा, ये Q1 टेम्परेचर, सॉरी हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम उल्टा करते हैं, हीट सिंक से हीट लेते हैं, हीट पंप के अंदर भेजते हैं, और इसको इस पर करते हैं हम वर्क, मशीन पर कार्य करते हैं। तो मशीन पर कार्य करेंगे, इससे क्या होगा, ये Q1 हीट लेके इसमें भेज देगा। यहाँ भी इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ भी इसका टेम्परेचर T2 है, और T2 इज लेस देन T1 ही है, सही है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इसकी, जो आपका जो आपका रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में भी हम यही करेंगे। आपका है एक हीट सोर्स T1 टेम्परेचर पर, इसमें भी सेम आपका यही है, हम इसमें भी यही करेंगे, हीट पंप हीट सिंक से हीट निकाल कर रेफ्रिजरेटर के अंदर भेजेंगे, उस पर कुछ वर्क करेंगे, और वो क्या करेगा, उसमें से Q1 हीट को हीट सोर्स में भेज देगा, और Q जो आपका जो सिंक है उसको आपको टेम्परेचर कम रहेगा। अब देखिए इसमें अंतर क्या है कि हमको ये दोनों मशीनें क्यों बनानी पड़ी। देखिए आपको हीट इंजन, मैंने भी आपको बताया था कि टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के अपने आप ही फ्लो करेगा, तो इसलिए तो अपने आप ही होता रहेगा, ये प्रोसेस अपने आप होगी। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए, इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमें ऊपर से वर्क इस पर देना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आप एक चीज समझिए, हीट और वर्क क्या है, दोनों एनर्जी के फॉर्म में, दोनों क्या है, ऊर्जा का एक रूप होते हैं। चाहे आप ऊष्मा ले लें चाहे वर्क ले लें, ये दोनों क्या होते हैं, एक ऊर्जा के रूप होते हैं। तो हम अगर इस हीट इंजन यानी कि इस मशीन की बात करें, तो इस पर क्या हो रहा है, ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा, इस पर ऊर्जा हम जा रही है इसके अंदर, और इसमें से दो रूप में ऊर्जा निकल रही है। यानी कि जो ऊर्जा एनर्जी जा रही है इसके अंदर वो कितनी आ रही है, Q1, और जो निकल रही है वो किसके बराबर होगी, देखिए W प्लस Q2 के। ये नॉर्मली जो आपने विद्युत धारा वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें इसमें भी ऐसे ही होता है, जाने वाली धारा और उससे निकलने वाली धारा। तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकला, Q1 बराबर, या यहाँ से हम W की वैल्यू निकालें तो कितना निकलेगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसके बाद हम इस पे बात करते हैं, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, Q2 इसमें जा रही है, W भी जा रहा है, और Q1 इसमें से बाहर निकल रही है। तो यहाँ से आपका W कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें भी सेम वही चीज हो रही है। आपको क्या करना है, इसके अंदर कौन सा जा रहा है, Q2 जा रहा है, W जा रहा है, और Q1 बाहर निकल रहा है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 माइनस Q2। अब आप कहेंगे कि सर वर्क आपके सेम है, तो हमारे ये तीनों मशीनें अलग कैसे हुई। देखिए अलग कैसे है, हीट इंजन से हमें वर्क मिलता है, सबसे बेसिक डिफरेंस आपका यही है, हीट इंजन से हमें वर्क मिलता है, और हीट पंप पे हम वर्क करते हैं, सही है। अब इन दोनों में आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा कि हर वैल्यू आपको सेम दिख रही है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर है आपका डिजायर्ड इफेक्ट का, इसमें और इसमें अंतर है आपका डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वांछित प्रभाव, डिजायर्ड इफेक्ट। अब देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है हमारा, डिजायर्ड का मतलब आप जो चाहते हैं। देखिए आप दो काम कर सकते हैं, आपने क्या किया, यहां से हीट ली, और इसको आपने यहां पर हीट दी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हमने मान के चलिए एक मशीन ऐसी बनाई जिससे कि हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, हमें इसके टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके टेम्परेचर से मतलब है कि इसका टेम्परेचर जो T1 है वो रहना चाहिए। मान के चलिए सपोज करते हैं कि अगर ये 250 केल्विन पर है, तो ये 250 केल्विन पर रहनी चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि 50 केल्विन पर होगी, 500 केल्विन पर होगी, 30 केल्विन पर होगी, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। तो हीट पंप एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी स्थान का टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है, जिसका हाई टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ की बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हीट लेते हैं,
जब हीट यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, इस पर हम वर्क करेंगे और इसकी जो हीट होगी, जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो हम यहाँ पे भेज देंगे, तो ये क्या होगा, ये ठंडा होगा। अब हमें केवल इसको ठंडा करने से मतलब है, हमें क्या है, मान के चलिए अगर हम इसको 50 केल्विन पर रखना चाहते हैं, 50 केल्विन पर, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा कि ये 50 केल्विन हमें मेंटेन रखना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम इसमें कितनी ज्यादा हीट ऊपर फेंक दे रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इसमें किससे मतलब था, हाई टेम्परेचर से, और इसमें किससे मतलब था, लो टेम्परेचर से। तो यही आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में बेसिक डिफरेंस होता है कि हीट पंप में हम जो हाई टेम्परेचर उसको मेंटेन रखते हैं और जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हम लो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम ये क्या कर रहे थे। अब वांछित प्रभाव मैंने क्या बोला, डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट इसमें क्या था, इसमें है आपका Q1, तो इसमें क्या है आपका Q1, और डिजायर्ड इफेक्ट इसमें कितना है आपका Q2। सही है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिजायर्ड इफेक्ट इसमें Q2 क्यों है, क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर लो रखना है, हमें हाई से कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें टेम्परेचर हाई रखना है, हमें लो वाले से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब आपको इसमें बेसिक और एक डिफरेंस होता है कि जो आपका हीट इंजन होता है, हीट इंजन में हम निकालते हैं दक्षता, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। सही है, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन होता है। और जो हीट पंप है, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो मैंने आपको बताया, जो आपका टॉपिक है, ये आपका इसके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये भी नहीं है अभी, केवल ये है। लेकिन अगर आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा तो ये आपके आए काम में आएगा। बाकी मैं इसको थर्मोडायनामिक्स में फिर से रिपीट करूंगा जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं इसकी, हमें COP करना। अब COP का मतलब क्या है, देखिए COP का आपको पहले तो याद रखना है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब वांछित प्रभाव बटे किया गया कार्य। सही है, COP का फॉर्मूला होता है ये। COP का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। कुछ लोग क्या याद कर लेते हैं कि Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, वो सही है, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है कि वांछित प्रभाव, जिससे कि आपको ये दोनों का याद रहे। अब आपको याद क्या रखना है कि देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, T1 था। तो हमारा जो COP ऑफ हीट पंप होगा, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ COP ऑफ हीट पंप, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका Q1 अपॉन वर्क डन। अब आपको W का वैल्यू पता है Q1 माइनस Q2, तो यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू निकलेगी, Q1 अपॉन W की वैल्यू Q1 माइनस Q2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो COP ऑफ हीट पंप है उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अच्छे से याद रखना है। रेफ्रिजरेटर, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब रेफ्रिजरेटर की COP निकालेंगे तो रेफ्रिजरेटर की COP के लिए हम लिखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने COP का, ये इसके लिए भी सेम ही है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन कार्य, वर्क डन, यानी कि वांछित प्रभाव बटे कार्य। अब यहाँ पे हमारा वांछित प्रभाव क्या था, यहाँ पर हमारा वांछित प्रभाव था Q2 और यहाँ पे हमारा क्या था वांछित प्रभाव Q1। तो आप समझ लीजिएगा इसको। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका Q2, आपको इसको टेम्परेचर को Q2 को मेंटेन रखना है अपॉन Q1 माइनस Q2। आई होप आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि COP ऑफ हीट पंप क्या था, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या था। सही है, अब बात करते हैं हम इफिशियंसी की, दक्षता की। देखिए दक्षता का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, यानी कार्य बटे ऊष्मा जो दी गई, ठीक है ना, निर्गत ऊष्मा, ठीक है ना, या ऊष्मा जो भी निर्गत की गई वो। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। अब देखिए इस मशीन में, जो हमारा मशीन क्या है, हीट इंजन है, इसमें हमने हीट इनपुट क्या किया, इनपुट हमने किया Q1 और आउटपुट में हमें क्या मिला, यानी कि वर्क डन हमें क्या मिला, Q1 माइनस Q2 मिला। आउटपुट में तो हमें वर्क भी मिला और Q2 भी मिला, लेकिन हम टोटल मानेंगे तो क्या मिला, हमें वर्क डन मिला।
तो जो हमारा वर्क डन इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कार्य हमारा क्या था, W कितना था, Q1 माइनस Q2, और ऊष्मा जो हमने इसमें इन्वेस्ट करी वो क्या करी हमने, Q1, सॉरी इसको निर्गत नहीं बोलेंगे हम, और इसको इनपुट को आप देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलेंगे, इनपुट का मतलब अंदर भेजना। तो हमने इसमें इनपुट किया, तो इनपुट क्या किया, Q1 किया, निर्गत तो निकलने वाली होगी, आउटपुट को बोलते हैं निर्गत, ठीक है। तो आप एक बार हिंदी और देख लीजिएगा। तो ऊष्मा आपने क्या गई, या दी गई ऊष्मा लिख लेते हैं सीधा सीधा, दी गई ऊष्मा। तो जो दी गई ऊष्मा है वो कितनी है, Q1, कार्य कितना है आपका, Q1 माइनस Q2, तो आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q1 माइनस Q2। तो ये क्या आपकी इफिशियंसी ऑफ हीट पंप है, हीट इंजन है, सॉरी। तो आपकी जो दी गई ऊष्मा कितनी है, हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब अगर आप इसको सॉरी हीट पंप को और इसको देखें तो ये दोनों आपको सेम लगेंगी, बस ये क्या है, रेसिप्रोकल है इसका। Q1 को उल्टा कर देंगे, Q1 को ऊपर ले जाएंगे और Q1 माइनस Q2 को नीचे ले आएंगे, तो आपके ये निकल आएगा। तो आई होप आपको पहले तो ये जो आपके तीनों डिवाइसेस थी, ये तीनों डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, और इन तीनों डिवाइसेस से आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आपका वर्क डन कितना होता है। तो आपको वर्क डन तो तीनों में सेम ही है, लेकिन आपके जो ये फॉर्मूले होंगे एफिशिएंसी के, सीओपी के और इसकी सीओपी के, दोनों सब तीनों के अलग अलग होते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं इसको आगे रफ करके बताता हूँ आपको। चलिए तो आगे करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला, डिजायर्ड इफेक्ट, इसका जो सीओपी ऑफ हीट पंप है इसका फॉर्मूला, और जो आपकी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर था इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब आप देखिए इसमें पहले तो हम इन दोनों रिलेशन देखते हैं। अब हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो क्या करेंगे हम, कि अगर हम सीओपी ऑफ हीट पंप में से सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को घटा दें, सीओपी ऑफ हीट पंप में से सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर घटा दें, तो क्या निकलेगा, देखिए आपका क्या है ये Q1, देखिए सीओपी ऑफ हीट पंप कितनी है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब आपको पता है जब हर दोनों के समान होते हैं तो वो नीचे हम सेम लिख लेते हैं, और जब अंश होते हैं वो डायरेक्ट घट जाते हैं। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या निकलेगा आपका, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये निकलेगा 1 के बराबर, ठीक है ना। 2/2 1 होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। 5/5 1 होगा, अगर दोनों सेम संख्या है तो उनको कटने पर 1 आता है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको आपको अच्छे से समझना है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों से कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये है Q1 माइनस Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इनवर्स या इक्वल्स टू 1 बाई COP ऑफ हीट पंप। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी कि जो हीट इंजन होता है या हीट इंजन क्या होता है आपका, COP ऑफ हीट पंप के रेसिप्रोकल होता है। तो आपको एक ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। एक रिलेशन ये याद रखना है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि COP ऑफ, देखिए क्या करेगा वो, आपको देगा COP ऑफ हीट पंप। उसने मान के लिए COP ऑफ हीट पंप दे दिया 3, COP, ये क्वेश्चन है, मान के लिए आप क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए एक तरीके से कि COP ऑफ हीट पंप दे दिया उसने 4। अब वो बोलेगा आपसे कि आप क्या बताना, आपको COP ऑफ हीट पंप दिया उसने, COP ऑफ हीट पंप दिया 4, वो आपसे पूछेगा कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बताइए, और साथ ही साथ जो हीट इंजन है, हीट इंजन की एफिशिएंसी बताइए। तो देखिए COP ऑफ हीट पंप आपको दिया 4, अब आपसे पूछेगा कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बताइए और साथ में एफिशिएंसी बताइए। तो देखिए पहले आप इस फॉर्म में रखेंगे, तो COP आपकी कितनी है 4, यहाँ पे प्लस 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी आ जाएगी आपकी, 4 माइनस 1 3। एक तो आपको क्वेश्चन ये हो गया। तो देखिए आपसे पूछेगा कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी अगर COP ऑफ हीट पंप 4 है।
तो आपको पता है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी है 1/COP ऑफ हीट पंप, और वो दे रही है 4 इंटू 100, तो कितना निकल आएगा 25% निकल आएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इस तरीके से निकल आएगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एक चीज देगा और दूसरा निकालना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए चलिए इसको दे दिया उसने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें पुट करेंगे COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे, फिर इससे ये निकालेंगे। तो ये इसलिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इससे आपसे पूछा जाएगा कि आपको पहली बात तो ये क्या बात है कि COP क्यों निकाली हमने। तो देखिए COP हमने इसलिए निकाली क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। ये आपको याद रखना है, हमेशा लेस देन 1 रहती है, ये लेस देन 1 रहती है। वो क्यों रहती है कि देखिए ये क्या है आपका Q1 माइनस Q2/Q1 है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिकली सोच के देखिए, न्यूमेरिकली कि अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, Q1 की वैल्यू रखते हैं 4, Q1 की वैल्यू कितनी रखते हैं 4, Q1 की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे कितना निकलेगा 4 माइनस समथिंग कुछ भी और 4। तो अगर हमारी Q2 की वैल्यू मानी चलिए, Q2 की वैल्यू अगर मानी चलिए 0.2 भी है, 0.2 भी है, तब भी ऊपर क्या रहेगा 3.98, सॉरी 3.8। अगर 0.2 भी है तो ऊपर क्या रहेगा 3.8/4, यानी कि नीचे की तो वैल्यू सेम रहनी है, ऊपर की आपकी कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत कम ही होगी। जब वो कम ही हो सकती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू क्या होगी लेस देन इसकी वैल्यू से। तो ऊपर हमेशा कम रहेगा आपका, यानी कि जो एफिशिएंसी में जो ऊपर की वैल्यू हमेशा कम रहेगी और नीचे की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो जब कम बटे ज्यादा करते हैं तो क्या होता है 1 से कम आता है। अब यहाँ पर देखिए COP में देखिए Q1/Q1 माइनस Q2, और आपको पता है कि COP ज्यादा ही होने वाला है आपका, सॉरी Q1 आपका ज्यादा ही होने वाला है। तो Q1 आपकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, मान चलिए Q1 आपकी 4 है और Q2 की वैल्यू 0.3 मान के चलिए, तो कितना हो जाएगा 3.7, यानी कि ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे की वैल्यू कम होगी। अगर Q2 की वैल्यू 0 भी हो जाएगी ना, अगर Q2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी Q1/Q1 यानी कि 1 रहेगा, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। तो ये क्या होता है आपका जो आपके COP होता है, जो आपका COP होगा, ये COP या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। इसमें भी आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अगर आपकी दोनों Q2 आपकी कितना हो जाए 0 केल्विन, Q2 कितना हो जाए 0 केल्विन, या जो आपकी ऊष्मा है यानी Q2 है ये कितना 0 जूल यानी कि 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, लेकिन हमेशा 1 से कम ही रहता है। ये आपका 1 से ज्यादा रहेगा। और ये भी आपका क्या आएगा COP, इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसमें भी कुछ ना कुछ वही होगी बात। तो Q2 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो कुछ ना कुछ होगी, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी COP की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, COP ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो ये अब आपको देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए COP आपको पता चल गई, रेफ्रिजरेशन पता होगा। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होती थी, एफिशिएंसी हमारी क्या होती थी, एफिशिएंसी होती थी कि वो ये चीज दिखाती थी कि आपका जो इंजन है वो कितना अच्छा है। सही है, अच्छे का मतलब क्या है कि आपने जिस वर्क के लिए उसको यूज कर रहे हैं, आपने जिसके लिए उसको बनाया है वो उसको कितने अच्छी तरीके से कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कि वो इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, जो इफेक्टिवनेस है यानी कि जिसकी प्रभावशीलता वो कितनी अच्छी है। सही है, तो एफिशिएंसी क्या करता है, एफिशिएंसी हीट इंजन की प्रभावशीलता को दर्शाता है, यानी कि ऊष्मीय इंजन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। तो ये दोनों किसको दर्शाएंगे, COP भी क्या दर्शाएंगे, ये भी ये बताते हैं COP कि ये कितना अच्छा है, यानी कि जो भी आपका अगर रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर, और अगर हीट पंप है तो हीट पंप। तो ये क्या करेंगे, ये आपको बताएंगे, ये भी क्या दर्शाएंगे, ये आपकी जो ऊष्मीय पंप है, ऊष्मा पंप है, उसकी प्रभावशीलता को दर्शाएगा, और ये आपकी ऊष्मीय जो आपके रेफ्रिजरेटर है उसकी प्रभावशीलता को दर्शाएगा। तो ये तीनों ही क्या करते हैं, प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है इनके। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छी से। अब आपके अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, या आपके जो भी इससे थ्योरी बनती है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसमें एक टर्म और पूछा जाता है, रिलेटिव COP, यानी कि आपेक्षिक निष्पादन गुणांक। अब देखिए आपेक्षिक निष्पादन गुणांक का मतलब क्या होता है। देखिए आपने क्या करा, आपने एक रेफ्रिजरेटर उठाया, अब रेफ्रिजरेटर के आपने पहले आपको रेफ्रिजरेटर बनाने से पहले आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली। अब कैलकुलेशन में उसकी COP निकली, मानी चलिए
4.2, COP उसकी कितनी निकली 4.2 जब आप उसको डिजाइन कर रहे थे। लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकल किया, यानी कि जैसे ही आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि रेफ्रिजरेटर को जैसे ही आप ऊर्जा देंगे और जब वो वर्क करेगा और आपने उसकी कैलकुलेशन करी कि भाई हमने इतनी हीट इसको दी और इसने इतना डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि जो आपका Q2 था उतना बना के दिया, अब आप चकरा जाएंगे क्योंकि वो हमेशा कम रहने वाली है। तो जो COP निकलेगी तो ये कौन सी थी हमारी, ये थी हमारी थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल सही है। अब COP कितने निकली, मान के चलिए 4 निकली, हमेशा कम ही निकलेगी, तो ये क्या होगी आपकी प्रैक्टिकल। आपको पता है कि हम जो भी चीज वर्क कागज पर करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको वर्क करके ही वैसे दे, सही है ना। आप जब भी कोई चीज काम स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हो। तो इस तरीके से आपकी मशीनें होती हैं, वो भी ऐसी होती है। मशीनें भी आपकी जब डिजाइन करते हैं तब अलग डिजाइन करते हैं, लेकिन जब वर्क करके देती है तो उतना एफिशिएंसी वर्क नहीं करती हैं, सही है। तो इस तरीके से आपको रिलेटिव एफिशिएंसी की रिलेटिव एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए कि आपेक्षिक जो निष्पादक आपेक्षिक गुणांक है क्या होगा आपका। तो देखिए आपेक्षिक गुणांक क्या होगा, जो आपकी थ्योरेटिकल थी, सॉरी जो आपकी प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकल COP, प्रैक्टिकल COP और जो आपकी थ्योरेटिकल COP है, इन दोनों के अनुपात को देखिए प्रैक्टिकल को बोलते हैं हम सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल को बोलते हैं हम इसको एक्चुअल बोलते हैं हम, एक्चुअल मतलब वास्तविक, सही है ना। तो वास्तविक में जो आपको COP मिल रही है वो, और सैद्धांतिक जो आपने डिजाइन करते टाइम पे सोची। तो तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव COP क्या होता है आपका, रिलेटिव COP होता है आपका प्रैक्टिकल यानी कि वास्तविक या एक्चुअल बटे प्रैक्टिकल यानी कि सैद्धांत, सॉरी थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको रिलेटिव COP किस लिए निकालते हैं, रिलेटिव COP ये देखने के लिए निकालते हैं कि आपने जो डिजाइन किया उसमें और जो आपने बना कर दिया उसमें कितना अंतर आ रहा है, यानी कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको अनुपात जो है आपकी आपने जो कितने अच्छे से बना पाया उसको, तो ये आपको रिलेटिव एफिशिएंसी आपको ये दिखाता है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैंने आपको अभी तक जो भी समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लेक्चर में, इसलिए मैंने कम कंटेंट रखा है जो कि आपको समझ में आए अच्छे से, और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से चला कर देखिए और 2-3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से रट जाएगा कि आपने अभी क्या सीखा। मैं आपको न्यूमेरिकल मैंने आपको बता ही दिया, एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे दिया आपको 3। अब वो आपसे पूछेगा कि COP ऑफ हीट पंप निकालिए, COP ऑफ हीट पंप निकालिए, ठीक है। अगर ये रेफ्रिजरेटर हीट पंप होता तो क्या होता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और अगर यही रेफ्रिजरेटर हमारा हीट इंजन होता तो क्या होता, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या निकलेगा आपका। तो देखिए आपने पढ़ा अभी कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। अब देखिए COP ऑफ हीट पंप आपको निकालनी है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी निकली आपकी 3 थी दी हुई है, तो आपकी COP ऑफ हीट पंप कितनी निकल आई 4 निकल आई। आपको एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकाले तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, या तो 1/4, ठीक है ना, क्योंकि एफिशिएंसी क्या थी आपकी 1/COP ऑफ हीट पंप थी, इनटू अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना निकल आएगा 25% निकलेगा। अगर हम चाहें तो इसको कोई और वैल्यू रखते, अगर यहाँ पे 4 रखते तो ये 5 निकल आती, 5 निकलती तो ये 20% निकल आती। तो इस तरीके से आपको ये कोई इस पर न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, छोटे छोटे से आपको इनको सॉल्व कर लेना है। अब आपको एक चीज और याद समझना है कि अगर ये सब चीजें आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें कितना क्या था आपका Q1 Q2 यही चल रहा था। तो Q1 Q2 अगर Q1 Q2 आपको दी गई है तो आपको Q1 Q2 में रखना है, तो आपको ये किस में दी जाएगी, जूल में दी जाएगी। लेकिन अगर आपको ये Q1 Q2 जूल में ना देकर आपको टेम्परेचर दिया गया, अगर आपको टेम्परेचर ना दिया गया तो वो जो सारे फॉर्मूले थे वहां पर आपको Q1 की जगह T1 रख देना है और Q2 की जगह T2 रख देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका फॉर्मूला था, देखिए आपका एक फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था आपका Q1 - Q2 अपॉन Q1। इसका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। COP ऑफ हीट पंप इसका फॉर्मूला क्या था आपका Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये कितना बन जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। सही है। अब मान के चलिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये दे रखा है, ये इसमें आपकी क्या होती है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और अगर ये इसमें टेम्परेचर दे गए हो तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब मेरी एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी फॉर्मूले में कैपिटल T लिखा मिले तो कैपिटल T का मतलब ही होता है आपको केल्विन में यूज करना है। किसमें? केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर दे रखे हैं तो आप उनको यूज नहीं करेंगे, आप किसमें करेंगे? केवल और केवल केल्विन में यूज। और आपको पता होना चाहिए कि अगर केल्विन में यूज करना होता है तो आप क्या करते हैं, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा होता है उसमें 273 को ऐड कर लेते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए मेरे को 23 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया तो कितना हो जाएगा वो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 27 हो जाएगा 300 केल्विन। तो आपको एक तो याद रखना है कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ ये फॉर्म याद रखने हैं। अब आप ये पूछेंगे सर हमने ये केल्विन में ये क्यों यूज किए, तो हमारा जो सिद्धांत जो हमारा फॉर्मूले थे वो हमारे पहले डिग्री सेंटीग्रेड में निकाले जाते थे, लेकिन फिर हमारा जब जो आपका केल्विन था वो बाद में आया तो उसके बाद हम इसको केल्विन में यूज करने लगे। और ये अब आप ये और याद रखिएगा कि ये Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को हमने T1 माइनस T2 अपॉन T1 में कैसे कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखना ये केवल आपके जो रिवर्सिबल इंजन होंगे, जो रिवर्सिबल डिवाइस होंगे, जो रिवर्सिबल डिवाइस होते हैं उनमें हम ये चीज कर सकते हैं। रिवर्सिबल के अंदर, केवल रिवर्सिबल के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि Q1 की जगह T1 रख सकते हैं, Q2 की जगह T2 रख सकते हैं, Q1 की जगह T1 रख सकते हैं। केवल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं उनको, यानी अनुत्क्रमणीय, सॉरी, ठीक है ना, जिस तरह की उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आगे और पीछे से दोनों साइड से, यानी कि आगे से चलाएंगे तब भी और पीछे से चलाएंगे तब भी वो एक ही तरीके से वर्क करती है, ठीक है ना, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। सही है। तो आपको ये याद रखना है कि जो रिवर्सिबल डिवाइस होती है केवल उनमें हम ऐसा कर सकते हैं कि Q1 को T1 में लिख सकते हैं, Q2 को T2 में। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि इफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है ना, इज एट दिस टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर देगा कि भैया T1 इतना है, तो आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में कन्वर्ट करिए, और केल्विन में दे रखा तो केवल केल्विन में यूज कर लीजिए। तो इतनी चीजें आपको आज के लेक्चर से समझ में आई हैं, और आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया है वो आपने समझने की कोशिश करी होगी, तो आपके समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको अब क्या करना है, वीडियो को देखना है, बार बार देखना है जब तक आपको समझ में नहीं आता। अगर आपके समझ में कुछ चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी के साथ ही थैंक यू।